हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी ने जून 2024 के री एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। 30 अगस्त इज द डेट। 30 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में यूजीसी नेट लॉ का पेपर होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 मंथ 25 डेज बचे हैं अभी से आपके एग्जाम के लिए। आपने प्रिपरेशन पहले ही कर रखी है, सो इन 25 डेज को आपको किस तरह से किन प्रोडक्टिव वेज में यूज करना है उसी का मेथड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं, माइनर चीजें हैं जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनसे उनका जीआरएफ थोड़े मार्क्स से रुक जाता है। तो किन मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इस बार ये एग्जाम वापस से ऑनलाइन मोड पर आ गया है। तो ऑनलाइन मोड पे जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं वो मिस्टेक्स आपने नहीं दोहराना है। साथ ही साथ आपने जो जून वाला एग्जाम दिया है तो आपको क्वेश्चन पैटर्न ये सब तो पता चल ही गया होगा। तो उस एग्जाम से भी आप सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि जो मिस्टेक्स आपने प्रीवियस एग्जाम में की थी, ये अभी आपके पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी है उन मिस्टेक्स को सुधारने का और उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करने का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डूज की, कि क्या क्या चीजें आपको इन 25 डेज में करनी है, प्रोडक्टिव तरीके से किस तरह से इन 25 डेज को आपने यूटिलाइज करना है, जिससे आपका जीआरएफ जो है वो कंफर्म सिक्योर हो जाए। सबसे पहला है टू एनालाइज द पीवाईक्यू। जब भी हम यूजीसी नेट में प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको हर ऑलमोस्ट सभी प्रोफेसर यही बताते हैं कि पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है। पीवाईक्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। इज नॉट दैट कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक दो होते भी हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर रिपीट होता है, इसलिए पीवाईक्यूज को एनालाइज करना जरूरी है। इसका भी तरीका है, मेथड है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पीवाईक्यू क्यों एनालाइज करना है, इससे आपको पता चलता है कि आपको जो मेहनत करनी है वो किस डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है। इट्स अ ह्यूज सिलेबस। कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, आप कमर्शियल लॉ ले लो, ज्यूरिस्प्रूडेंस ले लो, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसमें से एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, तो ये जो सही डायरेक्शन है यही चीज आपको पता चलती है बाय एनालाइजिंग द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से यूनिट से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। पीवाईक्यू के बेसिस पर हमने देखा है कि अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्यादा करके क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जब मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूं तो मिनिमम यानी कम से कम आपको ये चीजें तो करके ही जानी है। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जाना है, और ये सब जो कुछ एक्ट्स हैं इनके सेक्शंस को, बेसिक सेक्शंस को आपने याद रखना है एंड ट्राई टू रिमेंबर इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा। तो आपको अगर आर्टिकल सेक्शंस याद नहीं रहेंगे तो आप उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज कैसे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बाय प्रैक्टिसिंग इसके आर्टिकल्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन इससे ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ आर्टिकल्स वाले ही पूछे जाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम, या फिर इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है, या फिर इसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल में क्या मेंशन है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको अगर आप अच्छे से बेसिक सेक्शन याद कर लेते हैं तो ह्यूमन राइट्स से आपके 2 से 4 मार्क्स जो है वो वैसे ही सिक्योर हो जाने हैं। कंपनीज एक्ट के भी सेक्शंस जो है वो मैच द कॉलम में या फिर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो कंपनीज एक्ट के भी सेक्शंस को याद रखने की कोशिश करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही माइनर सा है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल ऑफ गुड्स से कौन कौन से सेक्शंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी सेक्शंस पूछे गए हैं उन सेक्शंस को याद रखेंगे, याद रखना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी सेक्शंस जो है वो पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी जो बेसिक सेक्शंस है 10, 11 है, फिर हमारा कंपेंसेशन वाला सेक्शन है 23, उसके बाद जो हमारे बेलमेंट वाले सेक्शंस है ना, इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में या फिर मैच द कॉलम में पूछा जाता है। तो इन बेसिक सेक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी याद रखने की कोशिश करेंगे। आईटी एक्ट की बात करूं तो आईटी एक्ट से जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर करके पनिशमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सी पनिशमेंट दी गई है, कितने ईयर का इंप्रिजनमेंट दिया गया है। तो आईटी एक्ट से कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट वाले जितने भी सेक्शंस हैं उनको अच्छे से याद रखें, कि बेसिकली 60 से 67, 68 वाले जो बीच वाले सेक्शंस हैं इनमें से ही ज्यादा तौर पर क्वेश्चंस बनते हैं। आईपीआर अगेन बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसमें हमारा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आता है, लेकिन इनमें से भी ट्राई करेंगे कि बेसिक सेक्शंस जो हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन वाले, इनके असाइनमेंट वाले, ठीक है, किसमें ग्रांट किया जाता है कॉपीराइट, इनका टर्म क्या क्या है, तो ये सब वाले जो बेसिक सेक्शन है ट्राई करेंगे उनको सभी का, ट्रेडमार्क का, पेटेंट का, कॉपीराइट का, इनको याद रखने की कोशिश करेंगे।
हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में भी बहुत डीपली ये नहीं जाना है, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स इसमें 3-4 एक्ट्स इंक्लूड होते हैं, उनमें भी आपको सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है, अडॉप्शन एक्ट है, उसमें से भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैच द कॉलम में आते हैं सेक्शन वाइज के तौर पे। जैसे देखिए सिर्फ सेक्शंस नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इन एक्ट्स के इन सेक्शंस को भी आप सिर्फ सेक्शंस को भी पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट आपके 8 से 10 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। ये मैं मिनिमम की बात करी, ऑब्वियसली सिर्फ सेक्शंस पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, आपको आगे के प्रोविजंस भी पढ़ने होंगे, बट मैं मिनिमम क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ कि ज्यादा अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे या नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप सिर्फ सेक्शंस भी पढ़ के जाओगे तो भी आपके 8 से 10 मार्क्स फॉर श्योर आ जाएंगे। केस लॉज की बात करूं तो केस लॉज भी बहुत सारे हैं और आप उतना नहीं याद रख पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू रिमेंबर ऑल द केस लॉज। सो 18 से 23 के बीच के जितने मैक्सिमम फेमस केसेस आप याद रख सको वो आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सारे हैं अगेन, लेकिन PYQs के अकॉर्डिंग आप देख लो कि जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे गए हैं जो कॉन्फ्रेंस, उनके ईयर, क्योंकि अब तो ईयर भी याद रखना जरूरी हो गया है बिकॉज ऑफ द क्रोनोलॉजी वाला जो पार्ट अभी आ गया है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में पूछा जाएगा, इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके ईयर के साथ जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी प्रोविजन दिखता है तो उसको याद ट्राई करेंगे कि सीक्वेंस वाइज याद रखें, 1 2 3 4 किस ऑर्डर में दिया गया है उस ऑर्डर में उस चीज को याद रखने की कोशिश करेंगे। नाउ क्या चीजें नहीं करनी है, जनरली स्टूडेंट्स पेपर 1 पर फोकस नहीं करते हैं। मैंने बहुत, अगर आपने वीडियोस पहले से भी देखी है तो मैंने हमेशा बताया है कि पेपर 1 पर भी इक्वल फोकस करना है, क्योंकि पेपर 1 स्कोरिंग है और मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए, है ना, इसलिए पेपर 1 को भी ध्यान देना जरूरी है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, MCQ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी स्पीड में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है UGC नेट पे उस लेवल पर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रटा रटाए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आया और आपको पता है आप मार्क कर दिया, आपको थोड़ा टाइम लगता है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स 4 दिए गए, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इन सब चीजों को एनालाइज करके सोच के आंसर करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको टाइम जो है फैक्टर हो सकता है अगर आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं करा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन नहीं रखा है तो। नेक्स्ट, क्योंकि पेपर 1 जो है वो हमारा उसमें मैथ्स है, DI है, रीजनिंग है, तो उन सब में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जरूरी है कि आप पेपर में थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं लगे कि अब तो टाइम कम है तो ब्रेन क्या करेगा, वो आंसर सॉल्व करेगा या फिर घड़ी की तरफ देखेगा। तो इसमें क्या होगा, ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और आप आंसर जो है वो करेक्टली पेपर अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाओगे एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको MCQ हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे ब्रेन जो है वो चीजों को क्विकली ग्रास्प कर पाएगा और आपको आंसरिंग करने में एग्जामिनेशन हॉल में आसानी होगी। स्टूडेंट जनरली रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम हो जाती है कि पढ़ तो लिया आपने, याद करना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कंपेरेटिवली। क्या जरूरी है, याद रखना जरूरी है। आपने याद कर लिया लेकिन रिवाइज नहीं किए रेगुलरली तो आप भूल गए। एग्जाम में जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा देन आपको याद तो था, ये पढ़ा तो था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या था, क्या पढ़ा था, वो चीज याद ही नहीं है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है ना। जो चीज आपको नहीं आती है, आपने नहीं पढ़ा है, वो रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, उस पर रिसर्च किया है, उसके नोट्स बनाए हैं, पढ़ा है, लेकिन आपको अभी इस मोमेंट पर याद नहीं आ रहा, क्यों, बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया था, तो ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी हर्टिंग। तो ये चीज नहीं करनी है। जो भी आपने पढ़ा है उसको ऑथेंटिकली पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, प्रॉपर्ली रिवाइज करते हुए पढ़ना है, ताकि वो चीजें आपको याद रहे और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको 100% कॉन्फिडेंट के साथ उसको मार्क करके आओ। नॉट एनालाइजिंग द ऑप्शंस, अब ये भी एक फैक्टर है, जैसे मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं करने हैं। तो ये एनालाइज लोग स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्यों करना है पेपर 1 पर फोकस, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है, इसमें DI है, कॉम्प्रिहेंशन है, हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब बहुत स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग टॉपिक्स है, जिसको अगर आप फोकस करोगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स तो वैसे भी आपको पेपर 1 में चाहिए, और अगर आप इसमें अच्छा कर पाते हो तो ये आपके टोटल स्कोर में भी एड ऑन करता है, जिससे आपकी GRF की सीट जो है वो सिक्योर हो जाएगी। अब मैं आती हूँ कि क्वेश्चन पेपर को क्यों एनालाइज करना है और किस तरह से एनालाइज करना है और एनालाइज करने से क्या बेनिफिट है। पेपर 2 लॉ की मैं बात करूं तो ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है that Article 19 of the Constitution of India is automatically suspended if the proclamation of energy is
इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस 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 दिस। ये हमारा आर्टिकल 19 का क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 23 में पूछा गया था। नाउ जब मैं एनालिसिस की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ आर्टिकल 19 में जो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लो, याद कर लो और काम हो गया। अब आपने देख लिया कि आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो आपने क्या करना है, आर्टिकल, अच्छा अभी जो दूर वाला एग्जाम हुआ था उसमें आर्टिकल 19(1)(a) से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सभी प्रोविजंस को ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू मूवमेंट, ऑक्यूपेशन, इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना था। ठीक है, तो 19 से आपने देख लिया कि 19 से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अब आपने क्या करना है, आर्टिकल 19 के पूरे सभी प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लेना है। 19(1)(a) में क्या लिखा गया है, ये किन पर एप्लीकेबल, इसमें रेस्ट्रिक्शंस किस में है, आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस बताएंगे। अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम दिए गए हैं क्या वो एब्सोल्यूट है, और अगर नहीं तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो कौन से आर्टिकल में इसके रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, तो आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 में इसके रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह से आपको आर्टिकल 19 से रिलेटेड सभी प्रोविजंस को पढ़ लेना है कि ये किस पर एप्लीकेबल है, सिटीजन्स पर या फिर नॉन सिटीजन्स पर भी एप्लीकेबल है, इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जैसे जब हम राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें राइट टू प्रेस भी इंक्लूड होता है ना। तो क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि राइट टू प्रेस जो है वो कौन से आर्टिकल में इंक्लूडेड है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में इंक्लूडेड है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले में। प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं, ये जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिए गया है, फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं, ये कौन से कंट्री से अडॉप्ट किए गए, प्रोविजंस कहां से टेकन है। तो इस तरह से यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप देख रहे हो कि आर्टिकल 19 से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बदले में आपने क्या करना है, आर्टिकल 19 उठा करके उससे रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको आपको गैदर कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करो एमसीक्यूज रिलेटिंग टू आर्टिकल 19, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे, उनको एक बार सॉल्व कर लो तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको उससे भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने थे, जजमेंट था रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, इनसे रिलेटेड ये 4 केसेस थे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना था। अभी आपने पढ़ लिया, इन सबको ईयर वाइज पढ़ लिया। अभी जो जून 2024 का एग्जाम था उसमें ये दो केस लॉज इसके यही वाले थे, एसपी गुप्ता और शकलचंद वाले, और 2 अलग केस लॉ दिया हुआ था, उसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है जून 2023 वाला, ईयर देखे हैं तो आपको इन दोनों का ईयर याद है, तो आप एजुकेशनल गेस करके अगर 2 डिफरेंट केस लॉ भी आते हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना है, जिनका ईयर आपको नहीं पता है, बट ये 2 पता तो है, इन दोनों के बेसिस पर आप थोड़ा सा एजुकेशनल गेस करके भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट, आईपीसी से जनरल एक्सेप्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जून 2023 में भी पूछा गया था। ये 4 दिए गए हैं ऑप्शंस, 5 इसमें से बताना है कि कौन कौन सा प्रोविजंस जो है वो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 की कैटेगरी में आता है। तो चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन से जो प्रोविजंस है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। अभी वाले एग्जाम में जून 2024 में पूछा गया था, ये कौन सा जनरल एक्सेप्शन में कौन सा आर्टिकल सेक्शन जो है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया से रिलेट करता है। सिमिलरली ये पूछा जाता था डोली इन कैपेक्स से जनरल एक्सेप्शन वाला कौन सा सेक्शन रिलेट करता है, जनरल एक्सेप्शन के कौन से सेक्शन में कंसेंट वाली बात कही गई है। इसलिए जनरल एक्सेप्शन से जब आपने देख लिया कि क्वेश्चन बन रहे हैं, रेगुलरली बन रहे हैं, प्रीवियस सेशन में पूछा गया था, जून 23 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आपको जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको कर लेना है। सिमिलरली इसमें भी आप ये कर सकते हो, जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उनको प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी इजीली कर पाओगे। आईटी एक्ट, जैसे मैंने बताया, आईटी एक्ट से जनरली क्या होता है, पनिशमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि मैंने पेपर को एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं इन सब वो टॉपिक्स पर आई हूं मैं कि क्यों आपको सिर्फ पनिशमेंट ही पढ़ना है। क्योंकि दिसंबर 23 का अगर मैं पेपर देखूं, आप देखोगे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईटी एक्ट में पनिशमेंट इनमें से कौन कौन से सेक्शन में दी गई है। ठीक है, अब सिमिलरली 24 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये 4 सेक्शन दिए गए थे, जिनको आपको मैच द कॉलम में बताना था कि कौन से सेक्शन में कितने ईयर की पनिशमेंट, इंप्रिजनमेंट जो है वो कौन से सेक्शन में कितने टर्म का इंप्रिजनमेंट मेंशन है। इसलिए कह रही हूं कि आईटी एक्ट से पनिशमेंट वाले जितने भी सेक्शंस हैं उनको आप कौन से सेक्शन में पनिशमेंट है और कितनी पनिशमेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से आपने पढ़ के जाना है। उसके बाद अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हुआ था, ये दिसंबर 23 का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस कौन कौन से सेक्शन आर्टिकल में मेंशन है।
2024 में ये जून 24 में यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्टली, बस ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया गया था। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन देख लिया, अब इन सब सारे आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें मेंशन है वो सब आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में कोई ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन से रिलेटेड जो है वो भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है। तो दिस इज द वे टू एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर एंड योर आंसर्स। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर, 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि 10 क्वेश्चन पेपर भी इन लास्ट के 25 डेज में सॉल्व कर लेते हैं, यानी अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को 2 दिन में भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको बहुत सी अच्छी न्यू पॉजिटिव चीजें पता चली होगी इस वीडियो के थ्रू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।